हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की ये जो क्लास है इसमें हम आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 17 जनवरी 2019 जो पहली शिफ्ट को हुआ था, और पहली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट को देखेंगे। ठीक है। और ये क्वेश्चन उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जो रेलवे के द्वारा लिए जाएंगे। जैसे अभी आपका 2 मार्च से जो है कांस्टेबल का एग्ज़ाम चलेगा, उसके बाद एनटीपीसी का है, फिर रेलवे डी ग्रुप का है। ठीक है। तो सबसे पहले हम आरपीएफ को, एसआई और कांस्टेबल को कवर करेंगे। ठीक है। और इसके बाद हम एनटीपीसी को कवर करेंगे। तो डेली क्लास आएगी और डेली आप जो चैनल पे आके देखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को प्यारे बच्चों। देखो, सबसे पहले हम कवर करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 17/1/2019 पहली शिफ्ट को। ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और आपको पता है कि लॉर्ड डफरिन जो है इस समय भारत के वायसराय थे। लॉर्ड डफरिन जो है इस समय भारत के वायसराय थे, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, कोशिका के नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इम्पोर्टेंट तो सारे ही है। इसके अलावा कोशिका कोशिका का अध्ययन हम किस में करते हैं? कोशिका विज्ञान में। किस में करते हैं? कोशिका विज्ञान मतलब साइटोलॉजी में, याद रखना। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया कोशिका के नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और कोशिका का अध्ययन हम किस में करते हैं? साइटोलॉजी में, यानी कोशिका विज्ञान में। और 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है, याद रखना। ठीक है। साउथ इंडिया के जितने भी मंदिर है, साउथ इंडिया के जितने भी मंदिर है, उनके जो दरवाजे होते हैं उन पर नक्काशी रहती है। तो उन दरवाज़ों को जो है, जिन पर नक्काशी होती है और वे दरवाजे साउथ इंडियन मंदिर के हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। अभी जो अलाई दरवाज़ा है ना, ये कहाँ पर है? ये जहाँ पर कुतुब मीनार है, जहाँ पर कुतुब मीनार है वहाँ पर आपका अलाई दरवाज़ा है। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। और घोड़ों को दागने की जो प्रथा है उसकी शुरुआत भी किसने की थी? इसी ने की थी। ठीक है। सबसे पहले घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, याद रखना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसने अपनी सेना को नकद वेतन देने की शुरुआत की थी। नकद वेतन दिया था। ठीक है। करीब इसके पास में 5 लाख सैनिक थे, जिनको इसने महीने में कैश पेमेंट करना शुरू किया था। ठीक है। तो इतनी बड़ी सेना का स्थायी रख रखाव करने के लिए इसने बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की शुरुआत की थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा मंगोल अटैक हुए। कौन सा अटैक हुए बेटा? मंगोल के अटैक हुए, याद रखना। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और इस मंगोल अटैक में इसका एक सेनापति था, उसका नाम था जफ़र खान। क्या नाम था? जफ़र खान। उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। तो जफ़र खान जिस मंगोल
सेनापति से लड़ते हुए मारा जाता है, उसका नाम था कुतलुग खान। क्या नाम था? कुतलुग खान। कुतलुग खान। कुतलुग खान। ठीक है, ये 2 लाख की सेना लेकर के जो है अपना आया था, दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें दोनों ही मारे गए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नर्मदा नदी अमरकंटक के स्थान से निकलती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। अगर बच्चों आपसे पूछ ले कि नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है, तो वो गिरती है आपकी अरब सागर में। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ओके, और इस नर्मदा नदी पर ही मध्य प्रदेश में क्या है? धुआंधार जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात है बेटा। ठीक है, याद रखना, धुआंधार जलप्रपात है, याद रखना। चलो नेक्स्ट, जो नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी का जो मुहाना है ना, मुहाना, ये जो पॉइंट है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं खंबात की खाड़ी। क्या कहते हैं बेटे इसको? खंबात की खाड़ी। याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये। तो जिस पॉइंट पर नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों मिलती है, उसे खंबात की खाड़ी कहते हैं, और खंबात की खाड़ी जो है अरब सागर का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया था। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया था। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया था। याद रखना। ठीक है, तो सभी बच्चे जो है बड़े ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि आपका आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर अभी 2 मार्च से शुरू है। ठीक है, और आपको डेली ऐसी क्लास मिलेगी, तो अपना जो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। इसके बाद एनटीपीसी की, फिर डी ग्रुप की। ठीक है ना, अगर क्लास पसंद आए तो अपने फ्रेंड में शेयर भी करें ज़रूर। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल मिट्टी का रंग लाल फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी का जो रंग है लाल, वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। लाल मिट्टी का रंग लाल फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, खजुराहो में कंदारिया महादेव मंदिर, खजुराहो में कंदारिया महादेव मंदिर है, और ये भगवान शंकर को समर्पित है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि कंदारिया महादेव मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो आपका आंसर क्या होगा? शंकर। ठीक है, और आज महाशिवरात्रि है। ठीक है, 26 फरवरी 2025 है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो खजुराहो में कंदारिया महादेव मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? अगला क्वेश्चन बन सकता है, खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? तो खजुराहो के मंदिर जो है बेटा, ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखना। और इनकी स्थापना किसने करी थी? चंदेल वंश के जो शासक थे उन्होंने इनको बनवाया था। ठीक है, चंदेल वंश के शासकों ने इनको बनवाया था, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो से मिली है। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मर्तकों का टीला। क्या है? मर्तकों का टीला, ये भी आप याद रखना। ठीक है, और इस मोहनजोदड़ो को जो है सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं, याद रखना। सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। भाई काफ़ी दिन में क्लास बना रहा हूँ, इसलिए जो है हैंड राइटिंग थोड़ी सी जो है मिसमैच हो रही, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, चलिए, तो नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, यानी नृत्य करती हुई एक लड़की की कांस्य से बनी प्रतिमा जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान, सिंध का बाग कहते हैं। वैसे मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो मर्तकों का टीला है, और ये एक सिंधी भाषा का शब्द है, ये भी आप याद रखना। कौन सी भाषा का है? सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो फिलहाल जो है पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो अगर बात करें पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है, तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, ओवरऑल में। लेकिन अगर बात करें भारत में, तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी।
राखीगढ़ी, ठीक है, याद रखना। ये हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है, इम्पोर्टेंट है। और अगर बात करें सबसे छोटे की, तो सबसे छोटा है अल्लाह दिनों। क्या है बेटा? अल्लाह दिनों, अल्लाह दिनों, ठीक है, याद रखना, अल्लाह दिनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। राइडर, राइडर शब्द कबड्डी खेल से संबंधित है, ये भी याद रखना, इम्पोर्टेंट है। राइडर जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आपको पता है कबड्डी में जो है 9 खिलाड़ी होते हैं, सॉरी कबड्डी में 11 खिलाड़ी हो भाई, वो खो खो में हुए, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। खो खो में कितने हुए? 9 खिलाड़ी और 3 बाहर बैठे रहा बेंच पे। चलिए, वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता आरबीआई रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जो हमारे सिक्के होते हैं, जैसे 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये के सिक्के, ठीक है, तो इनको कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। सिक्कों को जो है वित्त मंत्रालय जारी करता है भाई, ठीक है, वित्त मंत्रालय जारी करता है। जबकि कागजी नोटों को जो है आरबीआई जारी करता है, याद रखना, ठीक है। और इस आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और इसने काम करना कब शुरू किया था? 1937 के द्वारा, ठीक है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में, ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। तो भारत का केंद्रीय बैंक आपका आरबीआई है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा बेटा? आरबीआई है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 42वां संविधान संशोधन का अधिकांश प्रावधान 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। जो 42वां संविधान संशोधन था, इसका ज़्यादातर जो प्रावधान थे वो 3 जनवरी 1977 को लागू कर दिए थे। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी भारत का लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का लघु संविधान कहा जाता है। और आपको पता है 42वां संशोधन जो है सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे हुआ था। सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था, याद रखना। और इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी, याद रखना, ठीक है ना। चलिए अब हम देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 17 जनवरी 2019 थर्ड शिफ्ट। तो सेकंड शिफ्ट कहाँ गई भाई? थर्ड शिफ्ट, फर्स्ट, सेकंड, इसके नीचे भी है क्या? ओके, इसका मतलब है कि सेकंड शिफ्ट का पेपर नहीं होगा उस दिन, कैंसिल हो गया होगा, ठीक है ना। देखो प्यारे बच्चों, आप सभी के पास में यह किताब है, ठीक है, और हम इसको ही पढ़ा रहे हैं। तो आपका यहाँ पर जो है डिटेल में क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। एक एक चीज़ को आप अच्छे तरीके से किताब में से पढ़े, फिर वीडियो को सुने ज़रूर, ठीक है। यहाँ पर मैं 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा बताऊँगा, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन, ड्रॉप शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ड्रॉप शब्द जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ड्रॉप शब्द जो है बैडमिंटन के खेल से संबंधित है, ठीक है। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या होती है, यानी किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा एक एटम है, इसका क्या है? न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, और जो आउटर सेल है इनमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। अगला है, भारत के तमिलनाडु राज्य में जवादी और शिवराय पहाड़ियाँ स्थित है। भारत के तमिलनाडु राज्य में जवादी और शिवराय पहाड़ियाँ स्थित है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। भारत के तमिलनाडु राज्य में जवादी और शिवराय पहाड़ियाँ हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए जवादी और शिवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं, तो प्यारे बच्चों आंसर क्या होगा आपका? तमिलनाडु। अगर आपसे पूछ ले जवादी और शिवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं, तो आंसर क्या होगा आपका? तमिलनाडु, ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गोपाल था।
पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गोपाल था। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। पाल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? गोपाल था। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्नो पाठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। और आपको पता है मिलिंद पन्नो जो है नागसेन तथा राजा मिलिंद, नागसेन तथा राजा मिलिंद, राजा मिलिंद की जो वार्तालाप है उसका संग्रह है। मिलिंद पन्नो एक ऐसी किताब है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें राजा नागसेन और राजा मिलिंद की वार्तालाप का विवरण दिया गया है। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। तो मिलिंद जो था ये एक यूनानी शासक है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आती है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, आती नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मरियप्पन थंगावेलु है। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? मरियप्पन थंगावेलु है। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। तो पैरालंपिक में वे व्यक्ति भाग लेते हैं, वे स्पोर्ट पर्सन भाग लेते हैं जो विकलांग हो। ठीक है, नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नाट्य शास्त्र जो किताब है उसके लेखक कौन है? भरत मुनि है। ठीक है भाई, पुरुषों में एक्स वाई सेक्स जीन मौजूद होता है। पुरुषों के अंदर एक्स वाई सेक्स जीन मौजूद होता है, और महिला का या लड़की का क्या होता है? एक्स एक्स होता है। ठीक है, फीमेल का क्या होता है? एक्स एक्स होता है, पुरुष का एक्स वाई होता है। ठीक है, याद रखना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 में स्थापित हुआ था, याद रखना। और मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है बेटा? 10 दिसंबर को, याद रखना। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि बताइए मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या होगा? 10 दिसंबर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में पी.सी. महालनोबिस को जाना जाता है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? पी.सी. महालनोबिस को जाना जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। किसको जाना जाता है? पी.सी. महालनोबिस। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके, भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, महात्मा गांधी की राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी की राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 2005 में शुरू हुई थी, याद रखना। महात्मा गांधी की राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 में शुरू हुई थी, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। तो जो सिकंदर ने अटैक किया था ये सिकंदर के और राजा पोरस के बीच में हुआ था। ठीक है, राजा पोरस को जो है तक्षशिला के शासक आम्भी ने बुलवाया था। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में ये जो सिकंदर है इसकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दी थी। ठीक है, फिर बेबीलोन बगदाद में इसकी मृत्यु हो जाती है, याद रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिकंदर भारत में लगभग जो है 19 महीने रहा, 19 महीने रहा, और 19 के 19 महीने युद्ध में व्यस्त रहा। जब सिकंदर भारत में रह रहा था उस समय पूरे भारत में 28 छोटे छोटे राज्य थे। कितने थे? 28 छोटे छोटे राज्य थे। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, थालघाट बम्बई और नासिक को जोड़ता है। थालघाट बम्बई और नासिक को जोड़ता है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। थालघाट बम्बई और नासिक को जोड़ता है, ये भी याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, चलिए। नासिक कौन सी नदी पर है? गोदावरी पर। नासिक गोदावरी नदी पर है, गोदावरी पर है। नासिक गोदावरी नदी पर है। ठीक है, और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तरियाबंग पहाड़ी से। तरियाबंग पहाड़ी से निकलती है बेटा, याद रखना। गोदावरी जो है तरियाबंग पहाड़ी से निकलती है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में है। भारत की आकस्मिक निधि जो है अनुच्छेद 267 में है, ये भी याद रखना और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे बच्चों मैंने आपको जो है ना ये सेट करा रखे है क्लास में। ठीक है,
लेकिन मैंने कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट बताए हैं। और ठीक है, आज की इस क्लास में इतना ही रखेंगे। अगला जो सेट है इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, डेली क्लास आएगी अब आपकी। ठीक है, जब तक रेलवे के एग्जाम नहीं हो जाते तब तक आपकी डेली क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेगी। ठीक है, और देखो बिल्कुल सेम है ना। तो आप डेली जो है इनको जरूर देखिएगा। आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 18/1/2019 पहली शिफ्ट। ठीक है, ये ये क्लास भी हम ये क्वेश्चन भी हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, और जिनके पास किताब है वे अपनी इस सेट को पहले से कवर अप कर ले अच्छे तरीके से। ठीक है बेटा, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।